अगर आपके सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 या सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है कि ये स्पार्क प्लग के वजह से हो रहा हो। वैसे भी स्पार्क प्लग रेगुलर इंटरवल में क्लीनिंग तो करना ही चाहिए, अगर ज़रूरत महसूस हो तो चेंज भी करवाना चाहिए। तो सुजुकी बर्गमन की किसी भी सीरीज में स्पार्क प्लग चेंज करना बहुत ही आसान है, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको सीट असेंबली एंड बूट स्पेस को अनस्क्रू करके अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद फ्रंट फ्लैप को अनइंस्टॉल करना है। देन आपको स्पार्क प्लग कैप दिखाई देगा, उसे पुल आउट कीजिए। स्पार्क प्लग पुलर के इस्तेमाल से आप धीरे से स्पार्क प्लग को स्क्रू आउट कीजिए। इसके बाद नया स्पार्क प्लग पुलर में डाल के उसे स्क्रू इन कर दीजिए। देन स्पार्क प्लग कैप को प्रॉपरली इंसर्ट कर दीजिए। तो हो गया आपका सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 या सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX का स्पार्क प्लग चेंज। उसके बाद जैसे जो कुछ था वैसे आप लगा दीजिए। ये प्रोसीजर देखने में जितना सरल लग रहा है इतना सरल नहीं है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जरूर सर्च करके देखिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। नमस्कार। सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 हो या सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX, दोनों में ही अगर अनइवन एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम हो या एक्सेलरेशन लेते वक्त जर्किंग का इशू महसूस हो या चलते चलते किसी भी वक्त अचानक से वाइब्रेशन की इशू महसूस हो तो ये वेरिएटर रोलर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए स्कूटर के लेफ्ट साइड में जो ये कवर है, क्लच कवर, इसे हटा लीजिए। उसके बाद सीजर पुलर से ये जो हिस्सा है इसे लॉक करके 17 mm बॉक्स स्पैनर से इस नाट को अनस्क्रू कर लीजिए। उसके बाद धीरे से बेल्ट को हटा के वेरिएटर रोलर होल्डर को बाहर निकाल दीजिए। रोलर्स को इंस्पेक्ट कीजिए, हो सकता है कि इसमें ऐसे घिसावट दिखने को मिले या इससे भी खराब पोजीशन में रोलर्स हो सकता है। तो ये पूरा होल्डर असेंबली पेट्रोल से प्रॉपर्ली क्लीन करने के बाद न्यू रोलर सेट इसमें डाल दीजिए और सिस्टम को रीअसेंबल कर दीजिए। और हाँ, इन सारे हिस्सों में कहीं भी लुब्रिकेशन मत कीजिए। वेरिएटर रोलर्स जो है ये सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट ओरिजिनल एक रोलर 76 रुपीज का आता है, पर आप सिंगल रोलर चेंज मत कीजिए, पूरा सेट ही एक बार में चेंज कर दीजिए तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल प्रोसीजर की वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चंदन टॉक्स। नमस्कार। कुछ दिन से डिफरेंट सोर्सेस से मेरे पास एक सवाल आ रहा है कि सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का जो रेयर व्हील है वो टाइट चल रहा है, वो हार्ड है, वो फ्रीली स्पिन नहीं कर रहा है। तो उसी का सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही सरल और सीधा सॉल्यूशन है। ये मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है, पर जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जब हम ब्रेक हैंडल को पुल करते हैं, मतलब कि रेयर ब्रेक हैंडल को पुल करते हैं, तो रेयर व्हील के साथ कनेक्टेड जो लीवर है वो लीवर भी पुल होता है। और वो लीवर जब सामने की तरफ पुल होता है तभी रियर ब्रेक सिस्टम एक्टिवेट होता है और रियर ब्रेक शूज जो है वो एक्सपांड होके व्हील को स्टॉप कर देता है, व्हील को रोक लेता है। इसका मतलब है रियर व्हील के साथ लगा हुआ ये लीवर अगर सामने की तरफ मूव करे तो ब्रेक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ब्रेक शूज एक्सपांड होता है और व्हील स्टॉप हो जाता है। तो अगर आपका रेयर व्हील टाइट चल रहा है, हार्ड चल रहा है, घिस घिस के चल रहा है, फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है रेयर का जो ब्रेक शूज है वो एक्सपांडेड है, सेमी एक्सपांडेड है, क्योंकि उसका जो ब्रेक लीवर है वो सामने की तरफ ज्यादा पुल किया हुआ है। अभी आप ये सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है लीवर के सामने की तरफ और लीवर के पीछे की तरफ एक रोटेटिंग नट लगा है। तो आप अगर उस रोटेटिंग नट को टाइट करते जाएंगे, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, तो व्हील टाइट होता जाएगा, क्योंकि उसका जो लीवर है वो सामने की तरफ पुल होता जाएगा।
जाएगा। तो अगर आपका व्हील टाइट है, फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, तो उस नट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पीछे की तरफ लेना है ताकि जो लीवर है वो भी पीछे की तरफ आ जाए और आपका जो ब्रेक सिस्टम है वो डीएक्टिवेट हो जाए, जो रियर ब्रेक शूज है वो स्क्वीज होके रहे, एक्सपन ना होके रहे। तो आप देख सकते हैं मैं जब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लूज कर रहा हूं तो लीवर जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है और व्हील जो है वो धीरे धीरे फ्री हो रहा है। आप अपने हिसाब से ब्रेक हैंडल की पोजीशन को देख के रियर व्हील लीवर का जो एडजस्टिंग नट है उसे एडजस्ट कीजिए। आपको जितनी टाइट ब्रेक फिलिंग की आवश्यकता हो उसी के हिसाब से आप उस नट को एडजस्ट कीजिए और व्हील फ्री घूमे इसके ऊपर ध्यान रख के उसके हिसाब से नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एडजस्ट कर लीजिए। तो प्रॉपर एडजस्टमेंट के बाद व्हील को घुमाते हैं तो वो फ्रीली मूव करता है। तो इस तरीके से आप टाइट रियर व्हील की जो इशू है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। आज हम सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का फ्रंट व्हील में 190 mm का डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है और जो ब्रेकिंग पिस्टन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है वो निसिन का है। निसिन का जो ब्रेक कैलिपर है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ये एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ब्रेकिंग सिस्टम है, वही इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो फ्रंट का 190 mm डिस्क और निसिन का कैलिपर, निसिन का ब्रेकिंग सिस्टम, ये इसका फ्रंट ब्रेकिंग को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। वैसे तो इस व्हीकल में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि फ्रंट और रियर ब्रेक एक ही साथ में लगता है। इससे ओवरऑल व्हीकल का ब्रेकिंग और ब्रेकिंग के समय पे स्टेबिलिटी बेहतरीन हो जाता है। इसका फ्रंट जो डिस्क मैकेनिज्म है, जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, काफी बार ये यूजर्स से शिकायत सुना गया है कि इसमें से स्क्विकिंग नॉइज आ रहा है, किंच 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 करके नॉइज आ रहा है। खास करके बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में इसमें से स्क्विकिंग नॉइज आता है, किंच 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 करके नॉइज आता है। बहुत यूजर्स घबरा जाते हैं, बहुत यूजर्स बहुत तरह के शिकायत करते हैं, पर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें निसिन का ही ब्रेक पैड्स इस्तेमाल किया जाता है और ये डिस्क जो है ये भी निसिन का है। कैलिपर्स के ऊपर तो ऑफ कोर्स निसिन का बैजिंग आपको दिखाई देता है क्लियरली। तो ये जो पार्ट्स है ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी के पार्ट्स है, इसके ऊपर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। जो स्क्वीकिंग नॉइज आता है वो सिर्फ डर्ट, मडी सब्सटेंस, सैंड या सैंडी सब्सटेंस एक्यूमुलेशन के कारण होता है। ब्रेक पैड का जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, इसलिए उसके ऊपर मड, डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स बहुत आसानी से चिपकता है और जब डिस्क पैड के ऊपर डर्ट चिपक जाता है तभी ये किच 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 नॉइज, ये स्क्वीकिंग नॉइज फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम से आना शुरू हो जाता है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप डिस्क को समय समय पे क्लीन करें सूखे कपड़े से, साबुन पानी से, और डिस्क पैड्स जो है वो रेगुलर इंटरवल में जैसे जरूरत पड़े वैसे उसको साफ करके लें। डिस्क पैड्स को कैसे सर्विस किया जाता है इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। डिस्क पैड्स को क्लीन करने के लिए आपको पहले डिस्क हब का 2 होल्डिंग नट है 12 mm का, उसे अनस्क्रू करके लेना है। उसके बाद डिस्क पैड गाइड पिन को अनस्क्रू करना है, वो 8 mm का है। उसके बाद आप पूरा डिस्क हब को बाहर निकाल लेंगे और डिस्क पैड को बाहर लेके किसी भी सैंड पेपर से हल्के से रब कर लेंगे तो डिस्क पैड के ऊपर चिपका हुआ सारा डस्ट पार्टिकल्स, सारा जो कुछ डर्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, सब कुछ निकल जाएगा और क्लीन हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स डिस्क को भी सूखे कपड़े से या साबुन पानी से आप साफ कर लीजिए। तो इससे जो स्क्वीकिंग नॉइज है, किंच किच करके नॉइज है, खास करके रेनी सीजन में जो स्क्वीकिंग नॉइज होता है, ये इन सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये कोई इशू नहीं है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ डस्ट एक्यूमुलेशन के कारण होता है और डस्ट तो एक्यूमुलेट होगा ही क्योंकि ये व्हील में लगा हुआ एक पार्ट है। तो इसे साफ रखने से जो स्क्वीकिंग नॉइज की दिक्कत है उससे आपको छुटकारा मिल सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।
आज हम सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का एयर फिल्टर कैसे चेंज करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का एयर फिल्टर चेंज करना बहुत ही आसान है और एकदम सरल काम है, ये कोई भी कर सकता है। व्हीकल की पीछे के तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये एयर फिल्टर कंपार्टमेंट लगा है एकदम बाहर की तरफ। इस एयर फिल्टर में 3 पार्ट होता है, एक तो इनर पार्ट, इनर होल्डर, बीच में सैंडविच की तरह होता है मेन फिल्टर एलिमेंट एंड ऊपर में उसका कवर लगा होता है। इसको ओपन करने के लिए आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर स्क्रूज है। एक तो स्क्रू एकदम पीछे के तरफ है, एक स्क्रू पीछे के तरफ नीचे कॉर्नर में लगा है और 2 स्क्रू लगा है नीचे, और सामने के तरफ थोड़ा सा ऊपर के तरफ कॉर्नर में एक हिडन स्क्रू है, उसे हम दिखाते हैं आपको। पहले हम दिखा लेते हैं। ऊपर के तरफ 2 ब्रैकेट होल्डर लगा होता है, ब्रैकेट क्लिप, जिसे आप एक बाहर से देख सकते हैं और एक बाहर से आप नहीं देख सकते हैं, उसे हम आपको अंदर से दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं 2 क्लिप्स जो ऊपर से बॉक्स को लॉक करता है और होल्ड करके रखता है, बॉक्स कवर को होल्ड करके रखता है। तो इसे आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, और अंदर का जो है उसे आप थोड़ा सा अंदर तक हाथ घुसा के पुश ऑफ कर दीजिए। तो हम सारे स्क्रूज को पहले खोल लेते हैं। अभी जो हिडन स्क्रू के बारे में हम बात कर रहे थे, यही है वो हिडन स्क्रू, आप देख सकते हैं। उसे खोलने के लिए बॉडी पैनल का ये जो पीछे का स्क्रू है इसे हटाना पड़ेगा और बॉडी पैनल को थोड़ा सा पुल आउट करके उसके अंदर से स्क्रू ड्राइवर डाल के इसे आपको अनस्क्रू करना पड़ेगा। तो ये 5 स्क्रूज जिसमें एक हिडन स्क्रू है और 2 क्लिप्स ऊपर के तरफ, ये अनडू करते ही जो फिल्टर एलिमेंट और जो ऊपर का कवर है वो बाहर आ जाता है। दिस इज द आउटर शेल। और अंदर में ये है एयर फिल्टर। आप देख सकते हैं एयर फिल्टर कितना गंदा हो चुका है, एकदम खराब हो चुका है। इससे पहले मैं इसे कई बार क्लीन किया। और ये है विस्कस एलिमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयर फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये है इनर चेम्बर, आप देख सकते हैं ये जो होल है यहाँ से फिल्टरेटेड एयर अंदर में जाता है। अगर यहाँ से कुछ धूल मिट्टी अंदर चला जाए, फाइन डस्ट पार्टिकल्स अगर अंदर चला जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम नया एयर फिल्टर लगाएंगे। हम सुजुकी के ही सर्विस सेंटर से ओरिजिनल स्पेयर पार्ट खरीद के लेके आए। ये है वो एयर फिल्टर। इसका प्राइस पड़ा है मुझे 227 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। दिस इज ऑल्सो प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट स्टिकर। तो इसे हम खोल लेते हैं। तो ये है नया एयर फिल्टर। अभी पुराना और नया साइड बाय साइड रख के हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना वाला देखिए कितना गंदा हो चुका है, एकदम डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाके इसका कलर भी चेंज हो गया है। और ये है नया वाला, और इसके साथ में दिया हुआ है एक रबर सील इस एरिया को एयर लॉक करने के लिए, और एक विस्कस एलिमेंट। ये विस्कस एलिमेंट जो है ये एक ऑयल से भीगा हुआ एक स्पंज है। ये फाइन डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकता है, उसे बाहर ही पकड़ लेता है। मतलब कि ये मेन एयर फिल्टर एलिमेंट को जल्दी खराब होने से बचाता है। नया विस्कस एलिमेंट खोलने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें विस्कोसिटी काफ़ी नहीं है या ऑयल प्लास्टिक में गिर गया है, तो आप इसे थोड़ा सा इंजन ऑयल से भी भिगो सकते हैं। तो जो भी हो, अभी हम इन सब चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो हम पहले विस्कस एलिमेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो ये विस्कस एलिमेंट का जो विस्कोसिटी एजेंट है, ऑयल है, वो इसके सील्ड प्लास्टिक में ही सारा कुछ गिर गया है। तो हम थोड़ा सा इसे इंजन ऑयल से भिगो लेते हैं। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही देके इसे इंजन ऑयल से भिगो लीजिए। और अगर आपको लगे कि ज़्यादा ऑयल डल गया है तो आप उसे निचोड़ के फेंक भी सकते हैं। तो ऐसे करके विस्कस एलिमेंट एयर फिल्टर के ऊपर लगा देना है और इसे ऐसे सेट कर दिया जाता है। उसके बाद इसका जो रबर सील है उसे आप लगा दीजिए। हम उसे अंदर की तरफ जो मेन बॉडी है, मेन शेल है, उसमें लगा देते हैं, ताकि फिल्ट्रेटेड एयर चेम्बर में बाहर का कोई भी धूल मिट्टी ना घुस सके।
तो उसके बाद पूरा असेंबली को लगा के स्क्रूज़ को टाइट कर देते हैं, क्लिप्स को भी लगा देते हैं और उसके बाद स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा ये काम कर रहा है। अभी एयर फिल्टर कैसे काम कर रहा है ये तो हम देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वैसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है। अभी ये जो पार्ट है, जो विस्कस एलिमेंट का एक्सेस ऑयल ड्रेन आउट वाल्व है, इसे आप कैसे क्लीन करेंगे इसके ऊपर भी हम एक वीडियो जल्द ही लाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डर्टी ऑयल है वो जमा हो चुका है। तो इसको भी आप कैसे क्लीन कर सकते हैं इसके ऊपर भी वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। अभी तक मैं अपने सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 में लिक्विड मोली का 10W40 जैसो MA2 ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करता था। अभी मैं लिक्विड मोली का ही 10W40 जैसो MB ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये जो MB ग्रेड का इंजन ऑयल है ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्कूटर्स, स्पेशली डिज़ाइन फॉर ड्राई क्लच सिस्टम। तो मेरा एक्सट्रीमली वेल मेंटेन्ड सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट का जो ड्रेन बोल्ट है, इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट, उसे हम अनस्क्रू कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा क्लीनिंग, ताकि कोई भी कंटेमिनेशन इंजन ऑयल चेंबर में ना हो। तो ड्रेन बोल्ट को खोलने के बाद पुराना ऑयल जो जैसो MA2 ग्रेड का इंजन ऑयल मैं इस्तेमाल करता था उसे मैं ड्रेन आउट कर रहा हूँ। उसे ड्रेन आउट करने के बाद, प्रॉपरली ड्रेन आउट करने के बाद ड्रेन बोल्ट को मैं कस देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ड्रेन बोल्ट में भी कोई भी स्ट्रेस मार्क मेरे इस 3 साल पुराने गाड़ी में आप नहीं देख सकते। कितना वेल मेंटेन्ड है मेरा ये व्हीकल, आप देख सकते हैं। तो अभी पुराना ऑयल कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाने के बाद मैं लिक्विड मोली का 10W40 जैसो MB ग्रेड which is specially formulated for scooters dry clutch systems, उसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें अनलाइक द जैसो MA21 एक पोरिंग स्ट्रॉ दिया हुआ है, तो हम इसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का जो इंजन है इसमें 650 ml ऑयल लगता है। तो ये 800 ml का बॉटल है, तो हम इसमें से 150 ml निकाल लेंगे और बाकी का ऑयल जो है पोरिंग स्ट्रॉ से इंजन के भीतर पोर कर देंगे। उसके बाद हम इंजन ऑयल चेंबर को बंद कर देते हैं और इंजन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद इमीडिएटली मैंने कुछ नोटिस किया दैट साउंड्स पॉजिटिव टू मी। अभी इस स्कूटर को मैं कुछ देर और कुछ दिन इस्तेमाल करूंगा, चलाऊंगा और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। आज मैं अपने सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट में लिक्विड मोली का 10W40 जैसो MB ग्रेड का, मतलब कि स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्कूटर्स ड्राई क्लच सिस्टम्स का जो इंजन ऑयल है उसे डालने के बाद राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। अभी मेरा ये स्कूटर लिक्विड मोली का 10W40 जैसो MB ग्रेड का ऑयल डालने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 165 किलोमीटर्स चल चुका है। तो इन 165 किलोमीटर्स में मैंने बहुत सारे चीज़ें जो है वो नोटिस की है। वैसे तो मैं बहुत दिन से इसमें लिक्विड मोली का 10W40 जैसो MA2 वाला इंजन ऑयल डालता था, पर अभी इस बार मैंने चेंज किया और लिक्विड मोली का ही 10W40 जैसो MB ग्रेड डाला। तो ये MB ग्रेड का ऑयल डालते ही मैंने इमीडिएटली जो नोटिस किया, जब मैंने इसे पहली बार स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस किया कि इसका जो इंजन साउंड है वो और भी डीप एंड ग्रूवी सुनाई दे रहा था। मैंने उसे कंपेयर करने के लिए मेरा जो पहले का रिकॉर्डेड वीडियो था वो ढूंढ के निकाला और उनके साथ कंपेयर करके देखा। तो MB ग्रेड ऑयल डालने के बाद स्कूटर का आइडलिंग साउंड डीपर एंड ग्रूवियर हो गया। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इसे लेके निकला रास्ते पर, पहले सिटी ट्रैफिक में चलाया, उसके बाद हाईवे में चलाया, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, बहुत सारे स्पीडों में मैंने चलाया। थ्रॉटल का डिफरेंट पोजीशन मैं रख के चला के देखा, तो मैंने जो नोटिस किया कि स्मूथनेस में 15-20 का फर्क आया। मतलब कि अभी
थोड़ा सा ज़्यादा मुझे स्मूथ लग रहा है ये इंजन। थ्रॉटल रिस्पॉन्स 19-20 का फ़र्क आया, इसमें मुझे थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। पावर डिलीवरी इसमें तो लीनियर है ही, पर अभी मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि लिक्विमोली का 10W40 जो मैं जैसो MA2 वाला इंजन ऑयल डालता था, वो तो एक प्रीमियम इंजन ऑयल है, बट दैट इज़ नॉट स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्कूटर्स, नॉट स्पेशली डिज़ाइन फॉर ड्राई क्लच सिस्टम। तो अभी ये जो मैंने इसमें डाला मेरे स्कूटर में लिक्विमोली का ही 10W40 जैसो MB ग्रेड वाला इंजन, दिस इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्कूटर्स, स्पेशली डिज़ाइन फॉर ड्राई क्लच सिस्टम। तो इससे मुझे लग रहा है कि स्कूटर के परफॉर्मेंस के ऊपर ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेहतर हो गया है, स्मूथनेस में 15-20 का फर्क आया है, 19-20 का नहीं, 15-20 का फर्क आया है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्रिस्पर हो गया है, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा स्मूदर एक्सीलरेशन मुझे मिल रहा है। BS4 सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 में खास करके मेरा जो ये व्हीकल है, ये जिस बैच का व्हीकल है, इसमें 5, 6, 7 स्पीड से अगर आप बहुत ही जेंटली थ्रॉटल घुमा के स्पीड को उठाना चाहते हैं तो बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलता है, पर वो चीज़ अभी 95% तक सॉल्व हो गया है। ये जो MB ग्रेड का ऑयल मैंने इसमें डाला है, इससे थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर हो गया, पावर डिलीवरी स्मूदर लीनियर हो गया, थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्रिस्प हो गया, इनिशियल थ्रॉटल रिस्पॉन्स एकदम स्मूथ है। ऑफ कोर्स BS6 जैसा नहीं है, BS6 व्हीकल्स जैसा नहीं है। BS6 बर्गमैन बोलिए, BS6 एक्सेस बोलिए, BS6 एवेनिस बोलिए, एवेनिस तो न्यू लॉन्च है, उनके जैसा नहीं है। बिल्कुल ही एकदम बटरी स्मूथ इनिशियल थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं है, पर 95% मेरा ये जो है थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर हो गया है, इनिशियल थ्रॉटल रिस्पॉन्स। तो लिक्विमोली का 10W40 जैसो MA2 ग्रेड का जो इंजन ऑयल है, वो तो एक प्रीमियम इंजन ऑयल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो इंजन को स्मूथ कर देता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बेहतर हो जाता है। मैं इतने दिन से जैसो MA2 ग्रेड ऑयल के साथ इस व्हीकल को चला रहा था, और अभी मैं जैसो MB ग्रेड ऑयल के साथ इस इंजन को, इस व्हीकल को चला रहा हूँ, तो मुझे फर्क साफ पता चल रहा है। सिंस दिस इज अ स्कूटर, और स्कूटर स्पेसिफिक ऑयल डालने के बाद मुझे इसमें थोड़ा बहुत ही सही पर बेटरमेंट तो नजर आ रहा है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेहतर हो गया है, क्रिस्पियर हो गया है, खास करके इनिशियल थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन हो गया है। स्मूथनेस में बहुत ज्यादा नहीं, पर फर्क तो आया है, 15-20 का फर्क तो आया है, 19-20 का नहीं, 15-20 का फर्क आया है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स में 15-20 का फर्क आया है। ओवरऑल स्मूथनेस, राइडिंग क्वालिटी में नोटिसेबल फर्क आया है। ऑफ कोर्स कंपनीज जो है ये टेक्नोलॉजी को हमसे ज़्यादा समझते हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ गिमी की बातें हैं, पर फिर भी MA2 और MB ग्रेड का जो ऑयल है, मतलब कि वेट क्लच और ड्राई क्लच, ये दोनों के लिए जो अलग अलग ऑयल बनाया गया है, इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो है, ये बात अनडिनायबल है, पर ऑयल क्वालिटी का भी फर्क है, ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मैं क्लियरली इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। आज हम सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का क्लच शू क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। किसी भी स्कूटर का क्लच शू जो होता है वो इसलिए क्लीन किया जाता है ताकि पिकअप ठीक ठाक रहे और थ्रॉटल रिस्पॉन्स एट पर रहे। तो मेरा ये जो सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 स्कूटर है, मुझे लग रहा है कि इसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए मैं इसको आज क्लीन करूंगा और इसका कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्लच शू क्लीन करने के लिए पहले ये जो गियर एंड क्लच बॉक्स कवर होता है इसको हटाना पड़ता है। इसके लिए इसके ऊपर 8 बोल्ट्स लगे हैं, ये 8 बोल्ट्स हटाना है। ये 8 बोल्ट्स जो है ये सभी 8 mm का बोल्ट्स है, इसलिए आपको 8 mm का टी स्पैनर का इस्तेमाल करना है। और ऊपर के तरफ 2 10 mm का बोल्ट्स लगा है जो कि एयर फिल्टर को होल्ड करता है। तो ये 2 10 mm का और 8 mm का बोल्ट्स हमको हटाना है। उसके बाद हम गियर एंड क्लच बॉक्स का जो कवर है इसको हटा सकते हैं। जब आप इन बोल्ट्स को अनस्क्रू कर रहे हो तो जरूर ध्यान में रखें कि प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करें। प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो बोल्ट्स है ये खराब हो सकता है, इसका हेड कट सकता है, उससे
बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये जो बोल्ट्स है ये सारे इंजन बॉडी के ऊपर डायरेक्टली माउंटेड होता है। तो यहाँ पे हम 8 mm का टी स्पैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं इन बोल्ट्स को हटाने के लिए। 8 mm का बोल्ट्स, इसमें ऊपर की तरफ एक हिडन बोल्ट भी होता है, उसे भी आपको सावधानी से हटाना है। ये जो बीच का है ये 9th बोल्ट है और ये उन सभी से लेंथ में बड़ा है, इसलिए प्राइमरीली इसे हम नहीं काउंट किए थे क्योंकि ये सभी से अलग है, लेंथ में सबसे बड़ा है और ये सेंटर में रहता है। सभी बोल्ट्स को अनस्क्रू करने के बाद आप फिल्टर के साथ लगे हुए 10 mm के जो 2 बोल्ट्स है उनको भी अनस्क्रू कर लीजिए। उसके बाद एयर फिल्टर बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के किक स्टार्टर को पकड़ के अब थोड़ा सा सामने की तरफ खींचेंगे तो ये गियर एंड क्लच बॉक्स कवर जो है ये निकल आएगा। आपको सावधानी से करना है क्योंकि ऊपर की तरफ बेंड एक्सेल होता है, मतलब कि जो सेल्फ स्टार्टर का एक्सेल वहीं पे होता है, तो इसके लिए आपको सावधानी से एकदम हॉरिजॉन्टली सामने की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं खींचना है, नहीं तो बेंड एक्सेल खोल के नीचे गिर सकता है, नहीं तो उसमें चोट लग सकता है। इसके अंदर के जो पुर्जे होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए काम करते वक्त सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। इसके साथ और एक चीज का भी ध्यान रखना है, इस कवर के नीचे एक गैस्केट होता है, वो भी खींच के बाहर निकलना आ जाए उसे भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद अब अंदर देख सकते हैं एक तरफ है फ्लाई व्हील जिसके भीतर में क्लच शू है और दूसरी तरफ जो कॉग व्हील आपको दिख रहा है उसके नीचे वेरिएटर होता है। बेल्ट को एक बार आप इंस्पेक्ट कर लीजिए कि वो फटा है कि नहीं, लूज हुआ है कि नहीं। इस बॉक्स के भीतर बहुत धूल जमा होता है क्योंकि नीचे की तरफ एक ओपनिंग होता है, एयर ओपनिंग, और इसके अंदर में बेल्ट जो है वो घिसता रहता है, इसलिए उसका कण भी यहाँ पे जमा होता रहता है। तो पहले हम फ्लाई व्हील को खोलेंगे, इसलिए ऐसे एक होल्डर की जरूरत पड़ती है। इसको लोकल मैकेनिक्स के भाषा में कैची पुलर बोलते हैं। तो उसको फ्लाई व्हील के साथ ऐसे फंसा के फ्लाई व्हील का जो नट है उसे अनस्क्रू करना है। ये नट्स जो होते हैं ये बहुत ही टाइट होता है, इसलिए प्रॉपर टूल का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बॉक्स स्पैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 17 mm का बॉक्स स्पैनर है। और आपके जानकारी के लिए ये बता दूं, फ्लाई व्हील और वेरिएटर असेंबली का जो नट्स है दोनों ही नंबर 17 का है, दोनों ही 17 नंबर का है, मतलब 17 mm का नट्स है, इसलिए एक ही बॉक्स स्पैनर से आप दोनों को खोल सकते हैं। वैसे तो इन बोल्ट्स को खोलने के लिए इम्पैक्ट रेंच ही इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब जगह के लिए इम्पैक्ट रेंच ही परफेक्ट टूल है, पर वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो हम इस बॉक्स स्पैनर से अपने हाथों से थोड़ा सा जोर लगा के इसको खोलेंगे। और यहाँ पे सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको चोट लग सकता है। तो इसे हम खोल लेंगे और ऊपर का जो फ्लाई व्हील है इसे पुल आउट कर लेंगे। और अभी वक्त है इंस्पेक्शन का। आप देख सकते हैं फ्लाई व्हील के भीतर कुछ चिपचिपा सा जमा हुआ है, कार्बन भी जमा हुआ है। और ये जो है ये क्लच असेंबली है और इसके ऊपर जो ये ब्राउन ब्राउन सा आपको दिख रहा है ये क्लच शू है। तो आप देख सकते हैं क्लच शू के ऊपर चिकनाहट जमा हुआ है, प्लेन हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देंगे सैंड पेपर से, तो ये फिर से खुरदुरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे ये प्लेन हो गया है, इसके ऊपर चिकनाहट जमा हो गया है, इसलिए ये प्रॉपरली फ्लाई व्हील को पुल नहीं कर रहा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स कम हो रहा है। अभी फ्लाई व्हील के भीतर देखेंगे तो कुछ चिपचिपा सा इसमें जमा हो गया है, पर ये बहुत ही एबनॉर्मल है क्योंकि इसके भीतर कोई भी लुब्रिकेंट यूज नहीं किया जाता है जहां से लुब्रिकेंट इस फ्लाई व्हील के भीतर आ जाए। ये जो हिस्से है ये एकदम सूखा होना चाहिए, कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, इसमें कोई भी लुब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीस कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर ये जो चिकनाहट इसमें आया है, ऑयली सब्सटेंस यहाँ पे जमा हुआ है, वो कहाँ से आया है? इसके लिए भी सर्विस सेंटर का एक मेल प्रैक्टिस जो है वो जिम्मेदार है। जब सर्विस सेंटर में सर्विसिंग के वक्त वॉशिंग होता है तब वो आफ्टर वॉश डीजल मिक्स्ड वाटर इसमें स्प्रे करते हैं ताकि इसमें बचा हुआ धूल मिट्टी, मड ना दिखे। ये भी आई वॉश की एक टेक्निक है सर्विस सेंटर का। जो भी हो, जब वो
डीजल मिक्स्ड ऑयल इसमें स्प्रे करते हैं ना पूरे स्कूटर में, तो ये नीचे की तरफ भी स्प्रे करता है। तो इस क्लच एंड गियर बॉक्स का जो कवर है उसके नीचे का जो ओपनिंग है, एयर ओपनिंग है, वहां से इसमें वो डीजल मिक्स्ड वाटर चला जाता है, वही इसमें रह जाता है और बाद में ऐसे चिपचिपे पदार्थ की तरह इसमें एक्यूमुलेट होता रहता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो अगर आपके व्हीकल के सर्विस सेंटर में ऐसा कोई मैल प्रैक्टिस होता हो तो आप बोलिए कि नहीं आप मत धोइए, मैं घर में जाके अपना वॉश कर लूँगा। तो अभी हम इस क्लच असेंबली में लगा हुआ जो क्लच शूज़ है, 3 क्लच शूज़ होते हैं, तो ये 3 क्लच शूज़ हम क्लीन करेंगे सैंड पेपर से। धीरे धीरे क्लच शूज़ को रब करके उसको हम साफ कर लेंगे। तीन क्लच शूज़ होते हैं तो उनको प्रॉपरली साफ करना ज़रूरी है ताकि थ्रॉटल रिस्पॉन्स, क्लच का रिस्पॉन्स आपको अच्छे से आए, आपको अच्छे से मिले। तो अच्छी तरीके से क्लच शूज़ को साफ करने के बाद ये जो फ्लाई व्हील है इसको हम पेट्रोल से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। अब अगर आपके पास पेट्रोल ना हो तो इसके फ्यूल टैंक से ही आप पेट्रोल निकल सकते हैं थोड़ा सा। मैंने वही किया और उसी से मैंने फ्लाई व्हील को अच्छी तरीके से साफ किया। और फ्लाई व्हील का जो क्लच शू कांटेक्ट पॉइंट है उसको हल्के हाथों से सैंड पेपर से रब कर दिया। फाइन आयरन रबिंग सैंड पेपर का इस्तेमाल कीजिए और हल्के हाथों से रब कीजिए। उसके बाद एक सूखा कपड़ा लेके फ्लाई व्हील को आप पोंछ लीजिए। उसके बाद सावधानी से वापस फ्लाई व्हील को लगा दीजिए और 17 mm का जो बोल्ट है उसे कस दीजिए प्रॉपरली। और कवर जॉइंट के ऊपर लगा हुआ गैस्केट को ध्यान में रखते हुए सावधानी से कवर को लगाना है। कवर को लगाने से पहले बेंड एक्सेल को आपको एक बार इंस्पेक्ट करना है कि वो बाहर की तरफ निकल रहा है कि नहीं, वो ठीक जगह पर है कि नहीं, वो प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं। उसके बाद कवर को आप धीरे से बिठा दीजिए। कवर को प्रॉपरली सेट करने के लिए एयर फिल्टर बॉक्स जो है उसे ऊपर की तरफ होल्ड करके रखिए और बॉक्स कवर को हॉरिजॉन्टली रख के थोड़ा सा पुश कीजिए तो ये बैठ जाएगा।
उसके बाद सारे 8 mm का बोल्ट्स जो है उसे फिर से टाइटन कर दीजिए स्क्रू इन करके। एयर फिल्टर का 10 mm का नट्स जो भी है वो भी टाइटन कर दीजिए और ध्यान से जो मिडिल वाला सबसे लंबा नट है उसे भी स्क्रू इन कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का क्लच शू क्लीनिंग का प्रोसीजर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। नमस्कार। आज हम सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 को वॉश करेंगे और ये वीडियो करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसे धोते हैं, कैसे वॉश करते हैं, साफ रखते हैं। इस वीडियो को आप जनरल क्लीनिंग वीडियो समझ के स्किप कर करके मत देखिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत ही ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करके कंटिन्यूअसली एंड तक देखिए, तो आपको बहुत ही ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस स्कूटर के क्लीनिंग के बारे में। और हाँ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के नीचे इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या नहीं दिखाया, क्या क्या दिखाना चाहिए था और क्या क्या क्लैरिफिकेशन मुझे देना चाहिए था आपको इस वीडियो में। ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी देखते रहिए वीडियो को। ये जो स्कूटर है ये मैंने पिछले कई दिन बारिश में चलाया है, इसलिए मड, धूल, मिट्टी सब एक्यूमुलेट हो गया है बहुत सारे पार्ट्स में, आप शायद देख पा रहे होंगे। तो अभी इसे हम कैसे क्लीन करते हैं, कैसे साफ करते हैं, इसे कैसे वॉश करते हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आई एम फिल्मिंग दिस विथ माई एक्शन कैम, सो इट माइट नॉट बी दैट क्लियर, बट यू कैन गेट द आइडिया हाउ आई वॉश इट एंड हाउ आई कीप इट क्लीन। क्लीनिंग और मेंटेनेंस के ऊपर 2-3 वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी पोस्टेड है, आप ज़रूर उसे सर्च करके देख सकते हैं। तो इसके लिए मुझे जो चाहिए होता है, एक वाटर स्प्रिंकलर चाहिए होता है, मल्टी हेड वाटर स्प्रिंकलर, एक सॉफ्ट कपड़ा और सॉफ्ट सोप वाटर चाहिए होता है। तो पहले मैं पूरे स्कूटर के ऊपर पानी स्प्रिंकल कर लेता हूँ, ताकि ऊपरी सरफेस का जो कुछ लूज धूल है, मिट्टी है, वो उतर जाए, ताकि जब हम सोप वाटर से और कपड़े से इसके ऊपर रगड़ें तो कोई भी स्क्रैच इसके ऊपर ना आए। और अंदरूनी हिस्सा जो क्रिटिकल हिस्से हैं, ये हम पहले भी वीडियोस में दिखा चुके हैं। उन हिस्सों में हम अच्छी तरीके से पानी मार लेते हैं ताकि साफ करने में आसानी रहे। पूरा गीला हो जाने के बाद हम शैम्पू वाटर प्रिपेयर कर लेते हैं। 4-5 1 रुपया का शैम्पू पैकेट काट के हम पानी में मिला लेते हैं और उसके बाद एक सॉफ्ट कपड़े से धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट हम इसे साफ करते हैं। पहले हम फ्रंट का जो ऊपरी हिस्सा है उसे साफ करते हैं। अच्छी तरीके से जेंटली रब करके इसे हम साफ करते हैं। बहुत ज़ोर से हम रब नहीं करते हैं, इससे स्क्रैच की संभावना आ जाता है। वाइज़र के नीचे का हिस्सा वो भी एक क्रिटिकल हिस्सा है, वहाँ पे हम कपड़ा डाल के, कपड़ा घुसा के अंदर से हम उसे साफ करते हैं। पूरा फ्रंट का जो ऊपरी हिस्सा उसे सोप वाटर से रब करने के बाद हम उसमें पानी डाल के उसे धो देते हैं। उसके बाद जो मीटर कंसोल एरिया है वहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं और वहाँ पे सोप वाटर से रबिंग करके वहाँ भी पानी मार देते हैं। तो ये फ्रंट का जो ऊपरी हिस्सा है ये मेरा साफ़ हो गया। तो हम आगे बढ़ेंगे। फ्रंट का जो रियर सेक्शन है, जहाँ पे आपका ग्लव बॉक्स है, आपका स्टोरेज यूनिट है, हुक है जहाँ पे आप पैर रखते हैं, उस हिस्से को हम सोप वाटर से अच्छी तरीके से रब कर लेते हैं। जो फुट बोर्ड एरिया है उसे हम पहले रब नहीं करते हैं। फिर हम धीरे धीरे पीछे की तरफ चल के जो स्कूटर का मेन बॉडी है, रियर बॉडी, उसे हम अच्छी तरीके से सोप वाटर से रब करते हैं एक सॉफ्ट कपड़े से। सीट को भी उसी वक्त अच्छी तरीके से रब करके क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर पानी मार के प्राइमरीली धो देते हैं।
यहाँ तक जो सफाई है वो बहुत क्रिटिकल नहीं है, एकदम सीधा है। इसके बाद जब हम फुटबोर्ड से लेके स्कूटर के निचले हिस्से की तरफ जाएंगे वही होगा क्रिटिकल क्लीनिंग। तो ये हम फुटबोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। जो ग्लॉसी हिस्से हैं उसे हम पहले साफ कर लेते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी कीचड़ लगा हुआ कपड़े से अगर हम इस ग्लॉसी हिस्से को रगड़ें तो स्क्रैचेस आने की संभावना है। तो फुटबोर्ड और साइड का जो ग्लॉसी हिस्से हैं उनको पानी से धो लेने के बाद हम चले जाते हैं एकदम नीचे की तरफ, व्हील की तरफ। व्हील का जो फ्रंट का मड गार्ड है उसे हम साफ करते हैं। व्हील का जो अंदरूनी हिस्से हैं, मतलब कि शॉक एब्जॉर्बर का हिस्सा, वो शॉक एब्जॉर्बर का हिस्सा भी हम धीरे धीरे साफ करते हैं। व्हील का एलॉय का जो क्रीजेस है उसे भी साफ करना चाहिए। डिस्क ब्रेक का जो मैकेनिज्म है, जो कलपुर्जे हैं, उसे भी अच्छी तरीके से साफ रखना ज़रूरी है। डिस्क ब्रेक को साफ रखना ज़रूरी है। अंदर में फ्रंट व्हील की तरफ अंदर का जो एक्सपोज्ड हिस्सा है उसे भी साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। वो हम बहुत बार ओवरलुक कर देते हैं, वो ओवरलुक नहीं करना चाहिए। तो फ्रंट व्हील के हर एक हिस्से को हम बारीकी से साफ करते हैं और उसके बाद उसे पानी से धो देते हैं। इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन हम धोते हैं। उसके बाद हम रियर व्हील की तरफ जाते हैं। रियर व्हील भी वैसे ही एकदम बारीकी से हम साफ करते हैं। यहाँ पे हम कैमरा एंगल को ठीक करना भूल गए, तो हम कैमरे को थोड़ा सा रियर की तरफ लेके आते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। तो ये जो एक्सपोज्ड हिस्से हैं, इंजन के हिस्से जो व्हील्स के साथ कनेक्टेड है, ये हिस्से भी बहुत ही क्रिटिकल होते हैं साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नट बोल्ट्स वगैरह सब लगे होते हैं। तो ये सब साफ़ करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। व्हील का जो क्रीजेस है वो भी उंगली डाल के, हाथ डाल के, कपड़ा डाल के घिस के साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। एक प्रीमियम चीज़ खरीदना बहुत ही आसान है, पर उसे मेंटेन करके रखना, उसे एकदम नए जैसे रखना, प्रीमियम चीज़ को प्रीमियम जैसे ही बनाए रखना सालों साल, ये बहुत ही मुश्किल होता है। जब हम इसे धोते हैं, साफ़ करते हैं, तब ये मुझे खूब पता चलता है कि मेंटेन करना कितना मुश्किल है। एकदम नए जैसे चमका के रखना, बैक टू फ्रंट, इन एंड आउट, कितना मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं कि किन हिस्सों में हम हाथ डाल के साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्रिटिकल हिस्से हैं। अगर आप ऐसे ही ऊपर से पानी मारेंगे, ऐसे ही सोप वाटर से साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो ये साफ़ नहीं होता है। अंदर में घुस के, अंदर में हाथ डाल के, एकदम क्लोजली देख के इसे आपको साफ़ करना है। क्रिटिकल हिस्से क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे मड एक्यूमुलेट होने से आपको नहीं दिखता है, वो कैसे साफ़ करना है, इसके ऊपर भी 2 वीडियोज़ मेरे चैनल में डिटेल में दिया हुआ है। और ये ओवरऑल क्लीनिंग का एक वीडियो हम बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे इसे साफ़ करते हैं। इस स्कूटर को सिर्फ सोप वाटर से धोने में मुझे करीब 2 से ढाई घंटा लगते हैं। उसके ऊपर फाइनल 2-3 बार हम पानी से इसे धो देते हैं। अंदरूनी हिस्से, बाहरी हिस्से जो होते हैं, बार बार हम धोते हैं। एक बार सिर्फ पानी से और कपड़े से इसे रब करते हैं जेंटली, ताकि कोई सोप का रेसिड्यू ना रह जाए। आप देख सकते हैं मैं ऐसे सो के नीचे की तरफ देख के मैं इसे साफ करता हूं। उस तरफ भी आप देख सकते हैं, ऐसे पूरा अंदर जाके हम इसके अंदर चले जाते हैं, एकदम अपने मुंडी को अंदर घुसा देते हैं और ऐसे करके इसे हम साफ करते हैं। स्कूटर का जो
नीचे का हिस्सा है वो साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा कुछ जो धूल मिट्टी मड है वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। तो उसे साफ़ करना, उसे अच्छी तरीके से सफाई से रखना आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ऐसे करके हर एक हिस्से को हम पहले सोप वाटर से और उसके बाद पानी से साफ़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे का जो हिस्से हैं इसे हम बार बार देख के इधर से उधर से दोनों तरफ से देख के हम साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बाकी का जो कॉस्मेटिक हिस्से हैं वहाँ पे जो मड एक्यूमुलेट होता है उसे भी हम साफ़ करते हैं। तो मेरा जो सिस्टम है ये कि पहले कॉस्मेटिक हिस्सों को साफ़ किया जाए, उसके बाद जो धूल मिट्टी वाला जो सेक्शन है, नीचे का सेक्शन या नीचे का तरफ का जो सेक्शन है वो सब साफ़ किया जाए। यही मेरा स्ट्रेटजी है। इसी तरीके से मैं अपने स्कूटर को वॉश करता हूँ और बार बार पानी डाल के, हाथ डाल के अंदर में कहीं कोई धूल मिट्टी मड ना रह जाए, ऐसे करके हम इसे साफ़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके से इसे बार बार पानी डाल के वॉश कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम पूरे स्कूटर के जो निचला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, अगल-बगल का जितने भी क्रिटिकल एरियाज़ है सभी में बारी-बारी सोप वाटर से रब करके उसके बाद कई बार वाटर जेट से स्प्रे करके साफ़ करते हैं, धोते हैं। इससे स्कूटर के किसी भी हिस्से में धूल मिट्टी रह जाने की चांसेस कम होता है। वैसे तो इसके बाद भी बहुत सारा एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमारा हाथ जाना या वहाँ पे साफ़ करना मुमकिन नहीं होता है, पर फिर भी जितने भी हिस्से हैं जिसे हम साफ़ कर सकते हैं उसे साफ़ करना चाहिए। हो सकता है आपके उँगली में दर्द हो जाए, इधर-उधर थोड़ा-सा छिल जाए, जैसे कि मेरे उँगली में हर बार छिल जाता है क्रिटिकल हिस्सों में जब हम हाथ डाल के उसे साफ़ करते हैं। पर फिर भी जब हम इसे साफ़ करेंगे, क्लीन रखेंगे, तो ये सालों-साल नए जैसे रहेंगे और आपको इसे चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा और आपको अपने व्हीकल पर बहुत ही प्राइड फ़ील होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप ना करके पूरा एंड तक देखिए। वैसे तो मैं अपने सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 को वॉश करने के बाद पॉलिश करके रखता हूँ, और पॉलिश करके रखने का जो प्लस पॉइंट है उसी के बारे में हम बात करेंगे। आज हम सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट को वॉश करने के बाद और पॉलिश करके रखने के बाद जब हम रास्ते पर लेके जाते हैं, जब हम बारिश में फिर से इसे लेके जाते हैं, उसके बाद इसका जो हाल होता है उसको कैसे हम ठीक करते हैं, उसको कैसे हम साफ करते हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा वॉश किया हुआ और पॉलिश किया हुआ सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के ऊपर धूल मिट्टी कैसे जमा हुआ है। रास्ते पर हम कई बार लेके गए इसे, कई बार मतलब कि 10 या 11 बार लेके हम निकले हैं इसे, और बीच में बारिश में भी ये भीगा है। तो धूल मिट्टी और बारिश के पानी के चलते इसके ऊपर जो कुछ मड जैसे एक्यूमुलेट हुआ है और ऊपरी सरफेस का जो धूल है इसके ऊपर एक्यूमुलेट हुआ है, तो उसी को आज हम कैसे साफ करेंगे ये हम दिखाएंगे। तो इसके लिए हम एक पुराना गमछा जो होता है, सॉफ्ट कॉटन गमछा, उसे यूज करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। उससे आपके स्कूटर के बॉडी के ऊपर कोई भी स्क्रैच या सोल मार्क पड़ने की कोई खतरा नहीं रहता। तो इसलिए वो पुराना सॉफ्ट गमछे से हम इसे साफ करेंगे, क्योंकि वॉश करने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरीके से वॉक्स पॉलिश किया है मैंने, इसलिए इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है वो बॉडी में चिपक नहीं सकता। उसे हल्का सा रब करने से ही वो वॉक्स पॉलिश के ऊपर से हट जाता है। तो हम इसे थरोली धीरे धीरे रब करेंगे, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे इसे रब कर रहे हैं और ये फिर से चमक रहा है। इसके ऊपर का जो धूल मिट्टी है वो सब हट रहा है। पानी के छींटे के जो मार्क होते हैं, जो मिट्टी के साथ मिल के मड जैसे एक एक्यूमुलेशन करता है, उन सब से हम ऐसे छुटकारा पा सकते हैं। और एक बार वॉश एंड वैक्स पॉलिशिंग के बाद हम इसे बहुत दिन तक एकदम चमका के रख सकते हैं, बैक टू फ्रंट, टॉप टू बॉटम। हम आपको डिफरेंट एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्स पॉलिश के चलते इसके ऊपर का जो
धूल मिट्टी है वो इसके बॉडी के ऊपर ज़्यादा लग नहीं सकता है, ज़्यादा चिपक नहीं सकता है। एक बार कपड़ा फिरा लेने से ही एकदम सब चकाचक हो जाता है। ऐसे लगने लगता है कि अभी अभी गाड़ी को वॉश किया हो। पर जब आप बाहर से आए इस स्कूटर को चला के, खास करके जब आप एक बार बारिश से होके आए, तो इसके ऊपर का जो धूल मिट्टी होता है उसके ऊपर बारिश के पानी गिरने से जो हाल हो जाता है इसके बॉडी का, वो देख के खराब लगता है। पर अगर आप इसमें वैक्स पॉलिश करके रखें तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार कपड़ा फिरा लीजिए तो एकदम चकाचक हो जाता है। इसका जो व्हील रिम्स है उसे भी हम अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं, ऐसे ही उसी कपड़े से। आप देख सकते हैं कितना साफ हो रहा है। बैक व्हील, फ्रंट व्हील सभी में हम ध्यान से सफाई करते हैं। और एक अच्छी सी वॉश के बाद अगर आप वॉक्स पॉलिश कर लें तो दूसरी बार वॉश ना करने से भी चल जाता है। सिर्फ एक कपड़ा फिरा लेने से सब कुछ चकाचक हो जाता है, साफ हो जाता है। आप देख सकते हैं कैसे थोड़ा सा कपड़ा फिरा लेते ही मेरा ये जो स्कूटर है फिर से एकदम चकाचक हो गया, एकदम नए जैसे हो गया। आपको हम हर एक एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नीचे का जो हिस्सा है ये हिस्से भी हम थोड़ा सा कपड़े से साफ करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे में जो इंजन का एक्सपोज्ड हिस्सा है उसे भी साफ करना ज़रूरी है। वो भी हम ऐसे ही साफ करते हैं। आप देख सकते हैं सफाई के बाद कितना क्लीन दिखाई दे रहा है ये। आप नहीं बोल सकते कि इसे लेके हम 10 to 11 टाइम्स बाहर निकले हैं, बारिश में भीगे हैं, ये आप नहीं बोल सकते। देखिए इंजन का जो निचला हिस्सा है ये कितना साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं। और सामने की तरफ नीचे का जो प्लास्टिक का हिस्सा है वो थोड़ा सा मड स्प्लिट हुआ है वहाँ पे, वो हम अभी साफ़ नहीं करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक का हिस्सा है। तो हम नेक्स्ट इस हफ्ते में जब वॉश करेंगे उसे वॉश कर लेंगे सोप वाटर से। जो इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं जहाँ पे मड रहने से खतरा हो सकता है वो सब एरिया हम क्लीन कर रहे हैं। धूल मिट्टी जहाँ पे रहने से डिसकलर हो सकता है या डार्क स्पॉट हो सकता है, डार्क पैच बन सकता है, वो सब एरिया हम साफ कर देते हैं। मेरे चैनल में इससे पहले 2-3 वीडियोस डला हुआ है कैसे हम इसे साफ़ करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, कैसे क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं उनको कैसे साफ़ करेंगे, क्लीन रखेंगे, कंप्लीट वॉशिंग कैसे करेंगे, इसके ऊपर 2-3 वीडियोस डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में सर्च करके। और अभी रिसेंटली हमने इसे कम्प्लीटली कैसे वॉश करते हैं हम इसके ऊपर एक वीडियो बना के पोस्ट किया है, तो उसे भी आप देखिए। और उसके बाद हम वैक्स पॉलिश किए और वैक्स पॉलिश के बाद इसे हम जब लेके निकले, इसके ऊपर धूल मिट्टी लगा, उसके ऊपर बारिश के छींटे भी पड़े, तो उसका जो वाटर मार्क्स, मड, डस्ट एक्यूमुलेशन उसे हम हटा के कैसे फिर से नए तरीके से नए जैसे इसे बना दिया है, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो वैक्स पॉलिश करना बहुत ही ज़रूरी है। वैक्स पॉलिश करेंगे तो आपका व्हीकल का पेंट जो है वो भी अच्छा रहता है, आपका व्हीकल दिखता भी बहुत अच्छा है, सुंदर दिखता है, एकदम चकाचक दिखता है। और सेकंड टाइम, थर्ड टाइम सफाई करना भी बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि वैक्स के ऊपर धूल मिट्टी, पानी नहीं टिकता है। जो कुछ टिकता है वो आप थोड़ा सा एक कपड़े से
रब करेंगे तो वो आसानी से हट जाता है और आपका व्हीकल फिर से एकदम नए जैसे चकाचक हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे हम एक एक हिस्से को बारीकी से साफ करते हैं। फुटबोर्ड का जो हिस्सा होता है उसमें अगर मड वगैरह लगा है तो उसे भी आप थोड़ा सा वाटर सोक्ड किसी सॉफ्ट क्लॉथ से साफ कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं, पर मैं तो इसे साफ कर देता हूँ। एक एक कोना, एक एक हिस्सा, एक एक पुर्जा मैं बहुत ध्यान से साफ करता हूँ, क्योंकि मुझे साफ व्हीकल में राइड करना बहुत ही अच्छा लगता है। आपका व्हीकल अगर गंदा हो तो आपको भी बुरा लगता है कि मेरा व्हीकल मैं जिससे राइड करता हूँ ये या राइड कर रहा हूँ ये गंदा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। पर एक चकाचक एकदम चमचमाता व्हीकल में अगर आप राइड करेंगे तो आपका मन भी अच्छा रहता है। क्योंकि सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर है, तो इसको सफाई से रखना और अच्छी तरीके से मेंटेन करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के मेंटेनेंस के बारे में। जिनके पास टू व्हीलर्स है, जो बहुत दिन से टू व्हीलर्स चलाते हैं, उनको सारे मेंटेनेंस के बारे में, सारे टिप्स के बारे में तो पता ही होगा। और जिनको पता नहीं है और जो नए नए टू व्हीलर खरीदे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। दोस्तों, आज हम सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट का ये ओनर्स मैनुअल लेके बैठे हैं, ताकि हम आपको दिखा सकें कि कैसे कैसे मेंटेनेंस के बारे में इसमें भी रिकमेंड किया गया है, बोला गया है क्या क्या करना चाहिए। शुरू करने से पहले हम तो आपको ये बोलेंगे कि जैसे आपका सर्विसिंग का वारंटी पीरियड में स्केड्यूल है, वैसे ही आप इसका सर्विसिंग करवाते रहिए। और जो जो कुछ रिकमेंडेड है कि ऑयल चेंज करवाना या फ़िल्टर साफ़ करवाना, फ़िल्टर चेंज करवाना, स्पार्क प्लग साफ़ करवाना, स्पार्क प्लग चेंज करवाना, जो कुछ है वो आप करवाते रहिए। और अगर आपका सर्विस सेंटर कोई ऐसा कुछ बोले कि ये आपको चेंज करना है, इसका प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आने की चांसेस है, आप इसे बदलवा लीजिए, तो आपको तुरंत ही चेंज करवा लेना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये सुजुकी सर्विस सेंटर वाले कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं बताते हैं। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहता हूं और मैं रोहिणी सुजुकी सर्विस से सर्विस करवाता हूं, क्योंकि मेरे एरिया में यही एक सर्विस सेंटर है सुजुकी का। बहुत ही रिलायबल होते हैं सुजुकी के सर्विस सेंटर, और वो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करते हैं। तो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप चलिए, वो जो कुछ बदलवाने के लिए बोलते हैं वो बदलवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको बोलिए, वो तुरंत उसको बहुत सीरियसली देखेंगे और उसको सॉल्व ज़रूर कर देंगे। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसे हो चुका है, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में, तो आप जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के ऊपर वीडियोस किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो चीज़ है, जब आप ये स्कूटर खरीदते हैं, जब आप कोई भी टू व्हीलर खरीदते हैं, तो फर्स्ट सर्विस से पहले आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 800 से 1000 किलोमीटर आप इसे चला लें। क्योंकि फर्स्ट सर्विस में क्या होता है, फर्स्ट सर्विस में आपका ऑयल चेंज होता है, मतलब इंजन ऑयल जो है वो चेंज होता है। और इंजन ऑयल जो डालने के लिए रिकमेंडेड है, ये जो साइन आप देख रहे हैं, ऐसे आपके इंजन ऑयल की बोतल में है कि नहीं। ऐसे मतलब एनर्जी कंजर्विंग वाला या रिसोर्स कंजर्विंग वाला ऐसा कुछ आपको नहीं डालना है, ये रिकमेंडेड नहीं है। इंजन ऑयल जो है वो ऐसा ही इंजन ऑयल रिकमेंडेड है, आप एक बार देख लीजिए। एपीआई सर्विस SJ SAE 10W40 का ऐसे ही सिंपल ऑयल इसमें डालना है, ये आप डलवा लीजिए। किसी के सुन के या कोई बोलता है कि ये ऑयल डलवा लीजिए, वो ऑयल डलवा लीजिए, अच्छा रहेगा, ये बात नहीं है। आप सर्विस सेंटर से बात कीजिए, वो जो रेकमेंड करते हैं वो यही रेकमेंड करते हैं, वही डलवाइए। किसी दूसरे के बात या किसी दूसरे बहुत बड़े एक्सपर्ट के साथ आप मिल के कुछ इसमें फेरबदल मत कीजिए, क्योंकि कंपनी से ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं होता है। अगर वो कोई कंपनी से ज़्यादा एक्सपर्ट होता तो वो कंपनी में काम करता है या कंपनी के लिए काम करता है, वो बाहर ऐसे घूमता नहीं।
और जो चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि इसमें किस तरह के फ्यूल आप यूज़ करेंगे, वो भी रिकमेंडेड है। आप देख लीजिए, अनलेडेड पेट्रोल इसमें यूज़ करना है आपको, ऑक्टेन रेटिंग वाला 91, और उससे हायर रेटिंग वाला अनलेडेड पेट्रोल ही आप इसमें यूज़ कीजिए। तो आपके इंजन का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है, आपका स्पार्क प्लग का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है, आपका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है, पूरा अंदर का सिस्टम जो है वो सब का लाइफ बढ़ जाता है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाता है। और जो चीज़ दोस्तों हम बोलना चाहेंगे कि सर्विस के जो इंटरवल है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, उससे पहले हम बोलना चाहेंगे कि जब आप सुबह अपने टू व्हीलर को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, तब स्टार्ट करते ही आप उसे रेव मत कीजिए, उसको 2 मिनट तक गर्म होने दीजिए, यानी कि 2 मिनट तक पूरे इंजन के भीतर इंजन ऑयल सर्कुलेट होने दीजिए। पूरे इंजन के भीतर अगर इंजन ऑयल सर्कुलेट हो जाएगा अच्छे से, तो आपका इंजन बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक स्मूथ और एकदम प्रिसाइजली चलेगा, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम बात करेंगे सर्विस के बारे में कि कब कब आपको ऑयल्स चेंज करना है। ये मैनुअल आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख के आपको पता चल जाएगा। वैसे आपका जो सर्विस बुक होता है, उस सर्विस बुक के भीतर सारे कुछ सिस्टम होता है कि आपको ऐसे ही पता चल जाता है। देखिए, फर्स्ट सर्विस जो है वो 750 से 1000 किलोमीटर, मतलब आप फर्स्ट सर्विस से पहले कोशिश कीजिए कि 750 से 1000 किलोमीटर आप चला लें, क्योंकि उसके भीतर ही इंजन ब्रेकिंग जो होता है, इंजन का जो फिटिंग होता है, जो इंजन का टाइटनिंग होता है, जो कुछ फिनिशिंग होता है इंजन के भीतर, वो सब हो जाना चाहिए। तो 750 से 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर आप ज़रूर चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके भीतर जो कुछ सेटिंग इंजन के अंदर होना है वो हो जाना चाहिए। और जब पहली बार आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, तब उस इंजन से पूरा सब कुछ जो आयरन का छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इंजन के घिसने के वक्त, वो सब निकल जाना चाहिए। सेकंड सर्विस जो है वो आपको 3500 से 4000 किलोमीटर में करवाना चाहिए। तो फर्स्ट सर्विस से सेकंड सर्विस के भीतर आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आप मिनिमम 3500 किलोमीटर इसे ज़रूर चलाएं, क्योंकि उस वक्त सेकंड सेटिंग जो होता है वो इंजन के भीतर हो जाता है, एकदम टाइटनिंग सब कुछ होता है। हर बार जो सर्विस होता है ये हर बार इसमें इसमें से इंजन ऑयल निकाला जाता है और नया इंजन ऑयल डाला जाता है। तो ये इंजन ऑयल चेंज करने का यही मतलब होता है कि इंजन के भीतर जो घिसने से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो सब निकल के क्लियर हो जाना चाहिए ऑयल के साथ। ये जो किलोमीटर्स लिखा गया है, देखिए थर्ड सर्विस में 6500 से लेके 7000 किलोमीटर्स तक ऐसे करके पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो इस इंटरवल में आपको ज़रूर सर्विसिंग सेंटर में जाना है, सर्विस करवाना है और इंजन ऑयल चेंज करवाना है। और जो कुछ रिकमेंडेड है कि फ़िल्टर्स को एक बार चेक करना है, क्लीन करना है, स्पार्क प्लग को चेक करना है, क्लीन करना है, ऑयल स्कैनर को चेक करना है, क्लीन करना है, ये सब आपके ओनर्स मैनुअल में भी लिखा है। अगर आपके सर्विस सेंटर में ये सब नहीं किया जा रहा है, आप सर्विस सेंटर में जाके आप देख सकते हैं, जब आपके टू व्हीलर में काम होता है आप देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर वो ये सब मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सुजुकी सर्विस सेंटर में तो ऐसा नहीं होता है, मैंने कभी भी नहीं सुना। मेरे पास 2 सुजुकी का टू व्हीलर है ऑलरेडी, तो मैं कभी भी ये सब फेस नहीं किया। अगर आप ऐसे फेस कर रहे हैं तो ये ओनर्स मैनुअल को लेके आप उनको चेज कीजिए कि मेरा ये सब आप चेक कर लीजिए। देखिए, ये जो टी लिखा है, ये जो है ये सब टाइटन करने के लिए है, टाइट करने के लिए है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कितने किलोमीटर में क्या करना है। देखिए नंबर 1 में देखिए 750 से 1000 किलोमीटर में आपको क्या क्या करवाना है। आपका जो एयर क्लीनर है वो अगर पॉलीयूरेथीन फोम एलिमेंट का हो तो उसको क्लीन करवा लेना चाहिए, और वो क्लीन करवा लेना चाहिए एवरी 3500 किलोमीटर में। तो 750 से 1000 किलोमीटर में आपको ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो एयर क्लीनर एलिमेंट आपका पेपर का बना हो, पेपर एलिमेंट का हो, तो 750 से 1000 या उससे भीतर कुछ करवा नहीं है, वो एकदम वो एकदम 12000 किलोमीटर में आपको रिप्लेस करना है। वैसे ही आपका देखिए वाल्व क्लियरेंस जो है वो इंस्पेक्ट करना है, आई लिखा है मतलब वो इंस्पेक्ट करना है। जो आपका स्पार्क प्लग है
वो देखिए रिप्लेस करना है 6.5 से 7,000 किलोमीटर के भीतर। और उससे पहले सेकंड सर्विस जब आपका होगा तो आपको एक बार इंस्पेक्ट करना है। और फर्स्ट सर्विस में वो जनरली इंस्पेक्ट करके देते हैं, तो इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फर्स्ट सर्विस में, मतलब 750 से 1000 में। तो 3,500 से 4,000 में आपको ये इंस्पेक्ट करवाना है और 6,500 से 7,000 किलोमीटर में उसे रिप्लेस करवाना है। वैसे चलता है। गियर ऑयल जो है वो 750 से 1000 और 3,500 से 4,000 में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 6,500 से 7,000 किलोमीटर जब आप चला चुके होंगे तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। बेल्ट ड्राइव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूटर्स जो है वो बेल्ट ड्राइव होता है, उसको 20,000 किलोमीटर के बाद आपको ज़रूर रिप्लेस करवाना है, यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे पूरा चार्ट बना के यहाँ पे दिया गया है। अगर आपके पास ओनर्स मैनुअल है, ये सिर्फ सुजुकी का स्कूटर नहीं, सुजुकी बागमैन का नहीं, हर एक स्कूटर का ऐसे ही सिस्टम है। कुछ कुछ स्कूटर का इधर उधर का हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर का हो सकता है, पर ज़्यादातर ऐसे ही सिस्टम बना है। अगर ये आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए लिखा गया है कैसे कैसे कब कब क्या इंस्पेक्शन करना है, क्या टाइटन करना है, क्या चेंज करना है, सब यहाँ पे लिखा गया है। पूरा जो है ये ओनर्स मैनुअल है, ये रिकमेंडेड है पढ़ने के लिए, एक कंपनी से देते हैं इसलिए है कि ताकि हम इसे पढ़ें और इसके मुताबिक चले। तो बात यही है दोस्तों कि अगर आप एक टू व्हीलर खरीदे हैं, हो सकता है आप 1 साल चलाए, 2 साल चलाए, 3 साल चलाए, 5 साल चलाए, कोई कोई 10 साल 20 साल भी चलाते हैं टू व्हीलर। मेरे पास ऐसे भी टू व्हीलर है जो हम पिछले 16-17 साल से चला रहे हैं, वैसे भी टू व्हीलर मेरे पास है। तो आपको मेंटेन करना है। अगर आपको स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपके टू व्हीलर में, तो आपको जो कुछ ओनर्स मैनुअल में दिया जाता है वो पढ़ के उसी हिसाब से चलना है। और वारंटी पीरियड में ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि वारंटी आपका वॉइड ना हो जाए, इसलिए कम से कम इसलिए आपको क्या करना है, सर्विस सेंटर में जाके सर्विसिंग करवाना है। कुछ वायरिंग में छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ और मॉडिफिकेशंस, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करनी है जिससे कि आपका वारंटी वॉइड हो जाए। ये सब आपको ज़रूर दिमाग में रख के चलना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए